आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, सतरंगी संसार। तो सबसे पहले हम पढ़ देंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र प्रकृति द्वारा एक बहुत ही बढ़िया उपहार है जो प्रकृति ने हमें दिया है। अब ये प्रकृति कौन है? नेचर। तो देख, ये जो गोला होता है तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी गोला या सबसे बाहरी अंग मानव नेत्र का ये जो पार्ट है ये कहलाता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। और इसके आगे की ओर एक ऐसा भाग निकला हुआ रहता है मानव नेत्र में। अगर अपनी आंख बंद करके एक सेकंड इसे बना दूं सही से, फिर बात करते हैं। मानव नेत्र का सबसे भारी अंग दृढ़ पटल होता है। अगर हम अपनी आंख बंद करके ऐसे उस पर उंगली रखें तो आंख का एक भाग उभरा हुआ दिखेगा, जो कि मानव नेत्र का सबसे आगे का भाग होता है। इस उभरे हुए भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसे दृढ़ पटल। अब इस कॉर्निया के आगे की ओर, कॉर्निया के आगे की ओर यहां पर एक और अंग पाया जाता है जो कि रंगीन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस, या एनसीईआरटी में जिसे नाम दिया है हिंदी में परितालिका। अब इस आइरिस के बीच में ये जो पार्ट छूटा है, साफ कर दें जरा। हाँ, इस छोटे हुए पार्ट को हम लोग नेत्र छिद्र कहते हैं, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं इसको नेत्र तारा। ये एक छिद्र होता है जिससे कि प्रकाश अंदर की ओर जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पेशियां दी होती हैं। पेशियां बोले तो मसल, या कह सकते हैं मसल ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। इनमें एक लेंस टंगा रहता है जो कि द्विउत्तल लेंस होता है। ये लेंस प्रोटीन का बना होता है। इसकी अलग अलग परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब इससे जो प्रकाश जाता है वो इधर जाता है, इधर इस पर। ये जो अंदर दृढ़ पटल है, इसमें अंदर की ओर एक और लेयर होती है ऐसी, जिसे हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। ये काले रंग की लेयर होती है। इसका कार्य होता है नेत्र के अंदर जो परावर्तन हो रहा है फ्री में, मतलब जिसका यूज नहीं है फिर भी परावर्तन हो रहा है, उसको अवशोषित कर ले। अब इसी रक्तक पटल पर कील जैसे हल्के से तार बिछा होता है, जाल बिछा होता है। अगर दिखाना चाहें यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से ऐसे जाल बिछा होता है। किनका? नेत्र शंकुओं का। कैसे? डंडाकार और बेलनाकार नेत्र शंकुओं का जाल बिछा होता है। तो रेटिना से जो प्रकाश आता है इस जाल पर, सॉरी ये क्या है, नेत्र लेंस से जो प्रकाश आता है वो इस जाल पर गिरता है, इस जाल पर। और इस जाल को हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना में एक पॉइंट होता है जहां पर बना प्रतिबिंब
सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, जहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। कैसे? अगर मैं मार्कर की इस टिप को देखना चाहूँ तो मेरे लिए मेरे सामने उपस्थित कैमरा ब्लर हो जाएगा। आप भी अगर आपके हाथ में पेन है तो करके देखें, पेन की जब निप को देखेंगे तो आसपास का सब एरिया ब्लर। तो ये जो टिप जिस जगह बन रही है मेरे नेत्र पर, वो होगा ये पॉइंट। इसे येलो स्पॉट बोलते हैं हिंदी में, पीत बिंदु। पीत माने पीला, बिंदु माने पॉइंट, पीत बिंदु। अब अगर किसी पॉइंट पर बहुत अच्छा बन रहा है तो 1 मिनट ऐसे करके लेके आओ, एक जगह ऐसी आएगी हमें दिखेगा ही नहीं, तो वो होता है ये वाली जगह, जहाँ से मांसपेशियां बाहर जा रही होती हैं। ये जो सिग्नल्स के लिए मसल्स होती हैं जो बाहर जाती हैं, नसें बाहर जाती हैं, यहाँ पर अगर कोई इमेज बनती है तो वो दिखती नहीं है। इस पॉइंट को बोला जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु। ये जो इतना एरिया है बचा हुआ, इसे बोलते हैं काचाव कच्छ। इस कच्छ में नमक युक्त जल भरा रहता है, नमक युक्त जल भरा रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काचाव द्रव। तो काचाव कच्छ में है तो काचाव द्रव ही बोलेंगे। इतने पार्ट होते हैं अपनी ह्यूमन आई के। अब बात करें अगर ह्यूमन आई में, हाँ ये भूल गया, इन्हें बोलते हैं, ये दोनों जो एम की तरह दिख रही हैं, पक्ष मावी पेशियां। इनका कार्य समझो, ये पेशियां नेत्र के लेंस को एडजस्ट करने का कार्य करती हैं। आइरिस का कार्य क्या होता है? ये नेत्र तारा है बीच में ये होल, इस होल को एडजस्ट करने का कार्य करती हैं। ये नेत्र का जो होल है, नेत्र तारा है, ये अपने आप ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है। इस पार्ट को अगर हम अपने कैमरे से, इस पार्ट को नेत्र तारे को हम अगर अपने कैमरे से कंपेयर करें तो कैमरे का अपेरचर इसके बराबर होता है। तो ये थे अपने नेत्र के भाग। अब हम पढ़ेंगे नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो जल्दी जल्दी बोर्ड साफ करते हैं, फिर प्रतिबिंब देखते हैं। ह्यूमन आई में जब प्रकाश एंटर करता है तो वह कॉर्निया से होता हुआ उत्तल लेंस या नेत्र लेंस पर आपतित होता है। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह रेटिना पर जाकर मिलता है और रेटिना पर उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो नेत्र से मस्तिष्क में जाने वाली सिराएं, नेत्र से मस्तिष्क में जाने वाली सिराएं ये सूचना मस्तिष्क को देती हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा प्रतिबिंब बन गया है। मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर, मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त कर लेता है। तो क्या हुआ? प्रकाश आया, कॉर्निया से होता हुआ लेंस पर, नेत्र लेंस पर आपतित हुआ। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात काश्याप द्रव से होता हुआ रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनाता है। प्रतिबिंब बनने के बाद ये सूचना, जो यहाँ पे जाल बिछे होते हैं, इनसे ये सिराएं कनेक्ट होती हैं यहाँ पर बहुत सी, तो ये सिराएं मस्तिष्क को ये सूचना दे देती हैं और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर ये सूचना इस प्रकार से कुछ डिकोड करता है कि वो समझ लेता है कि सामने वाली चीज़ उल्टी, और उसे सीधा हमारे अंदर कर देता है। कुछ माइक्रो सेकेंड्स का काम होता है ये बस। तो भाई ये तो ख़त्म हुआ।
अब समझो समंजन क्षमता, समंजन क्षमता ये क्या होती है? देख, पछमावी पेशियों के द्वारा, ये वाली पेशियां ये और ये पछमावी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस को दबाने तथा खींचने की क्षमता, दबाने तथा खींचने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। ये तो देसी भाषा थी। अब सुनो, पछमावी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। सर बन गया एमी ने, वाह 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 वाह। तो इतनी सी बात थी। और तो अब हम समझेंगे दोष, नेत्र के दोष। अगर प्रकाश की किरणें जाकर नॉर्मली रेटिना पर मिल रही हैं तो वो आंख नॉर्मल होती है। लेकिन अगर वह रेटिना से थोड़े पहले मिल जाए, कौन? प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद रेटिना से अगर थोड़े पहले मिल जाए तो उसे आ जाती है प्रॉब्लम। किसे? जिस इंसान की आंख में ये दिक्कत होगी, रेटिना से पहले अगर प्रतिबिंब बन रहा होगा तो उसे आ जाती है प्रॉब्लम। बाद वाले में देखते हैं, अगर प्रकाश की किरणें जाकर रेटिना के बाद में मिलती हैं तो उसे भी आती है प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लमों को कुछ नाम दिए गए। ये नेत्र के अंदर बन रही है, यानी कि रेटिना के निकट में बन रही है, समझ सकते हैं, तो इसे बोला गया निकट। और कौन सा दोष है? दृष्टि का दोष है, दृष्टि दोष। कौन सा? ये वाला। अगर बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम कैसे जा रहे हैं? दूर, नेत्र से दूर। और कौन सा दोष है? दृष्टि का दोष। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष। अब इन दोषों में प्रॉब्लम क्या आती है ये तो मैंने चित्र से बताया। तो निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की चीजें तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की नहीं, और दूरदृष्टि दोष में इसका उल्टा होता है, दूर की तो साफ दिखती है लेकिन निकट की नहीं दिखती। तो ये थे निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इनके निवारण कैसे होते हैं? तो दूर के लिए हम उपयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग करते हैं। अब बहुत सी बार दिक्कत ये आती है, बच्चों को याद ही नहीं होता है कि दूर में अवतल यूज होगा या निकट में। तो दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो याद रखना, दूर एक और एक, इसमें दो आए, उत्तल ये तीन आए, तो दो के बाद तीन, ठीक है। निकट ये तीन हो गए, निकट तीन हो गए। अब तल ये चार हो गए, तो तीन के बाद चार और दो के बाद तीन। याद हो गया? यस सर, याद हो गया, ठीक है। तो यार ये दृष्टि दोष वाले हम कुछ क्वेश्चन और लगा लें तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, लगाते हैं हम फिर एक दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दूरदृष्टि दोष के एक रोगी का निकट बिंदु नेत्र से 200 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी सहायता से वह नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सके। तो ये 200 मीटर पे अगर इसका फोकस नहीं, क्या है, बिंदु नेत्र से, कौन सा बिंदु? निकट बिंदु, हाँ निकट बिंदु 200 मीटर पे है, ये दूरी है 200 मीटर। कौन सी? यहाँ से यहाँ तक की 200 मीटर। ये चाह रहे हैं ये दूरी आ जाए केवल 25 मीटर। ये चाह रहे हैं ये दूरी आ जाए 25 मीटर। हम जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। ये मैंने अवतल क्यों बनाया? उत्तल क्या करता है? इधर से चलेंगी प्रकाश किरणें, ये
ठीक है। तो हम लोगों को यहां पर बनाना है प्रतिबिंब। कहाँ? यहाँ पर। यह है अपना बिंब, यहाँ पर बनाना है प्रतिबिंब। तो बिंब से ध्रुव तक की दूरी u, यानी कि u हो गया 200 मीटर। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी ये होता है b हो गया 20 मीटर। तो u मिल गया, b मिल गया, पूछा है f, तो u भी f में हमें संबंध पता है। तो क्या होगा, देख मैं डायरेक्ट लगा रहा, अपने लगाते रहना धीमे धीमे। 1/f बराबर 1/b की वैल्यू है 25 माइनस 1/200, एलसीएम आएगा सर 200 आएगा। 8 माइनस 1 यानी कि 7/200, ये होगा 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू आएगी 200/7 सेंटीमीटर। और ये प्लस किया ही इसका मतलब है कि उत्तल लेंस उपयोग होगा। इतना लंबा सा क्वेश्चन बस अगर आपको सॉल्व करना आता है तो मुश्किल से 10 सेकेंड का है, मुश्किल से। वैसे ज़्यादातर बच्चे जो अच्छे होते हैं, अच्छे यानी कि जिन्होंने ढंग से तैयारी की होती है, इसे टाइम ही नहीं लेते हैं। बस देखा और इसका आंसर सर 25 और 20 25 और 200 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे और तुरंत आंसर खत्म। सवाल इतना ही होता है। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा सर, हम तो पैसे ही नहीं दिए आपको, हम तो फ्री में पढ़ रहे हैं आपसे। हाँ, तब भी फ्री में पूरी मेहनत दे रहा हूँ। हाँ। चलो तो फिर, अरे बोर्ड तो साफ कर दूँ यार। निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया, दूर दृष्टि दोष पढ़ लिया, बुढ़ापा बहुत बेकार है। तो जरा को बोलते हैं बुढ़ापा, जरा को बोलते हैं बुढ़ापा। और लोग क्यों खोल देते हैं इतनी जल्दी अपना आपा? हो सर शायरी बाजी बाद में, पेपर है पास में। तो जरा मतलब बुढ़ापे में ऐसा दृष्टि का दोष जिससे ना तो दूर का सही से दिखता है ना ही पास का सही से दिखता है। ऐसा क्यों होता है? बुढ़ापे में नेत्र की जो मसल्स होती हैं यानी कि पचमावी पेशियां, वो लेंस को अच्छे से फिट नहीं कर पाती हैं, यानी कि उसकी फोकस सेट नहीं कर पाती बार बार, मतलब कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण दूर का और पास का दोनों का देखने में दिक्कत होती है। इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो इसका निवारण किया जाता है बाईफोकल, यानी कि द्विफोकसीय चश्मा लगाकर, जिसमें नीचे का हिस्सा तो उत्तल होता है, नीचे का हिस्सा उत्तल और ऊपर का हिस्सा अवतल होता है। बस इतना सा इसमें काम होता है। एक दोष और होता है नेत्र में, अविंदुकता। शायद आप ये पहली बार सुन रहे होंगे। ये दोष क्या होता है? ये एक ऐसा दोष है जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चीजें एक साथ नहीं दिखती हैं सही से। तो इसका निवारण हम लोग करते हैं बेलनाकार लेंस लगाकर। कुछ इस प्रकार का लेंस होता है, बेलनाकार तो समझ ही रहे हो, इस प्रकार का लेंस लगाकर हम लोग इसका निवारण करते हैं। ये दोष आता क्यों है? तो ये दोष नेत्र की गेंद का, गेंद बोल सकते हैं, यानी कि गोले का सही आकार ना प्राप्त कर पाना। ये रोग ज़्यादातर बचपन से ही आ जाता है, लेकिन बुढ़ापे में जाते जाते बहुत ज़्यादा असर करने लगता है। तो हमने नेत्र के सभी रोग जान लिए, अब हम करेंगे इसका निवारण। अच्छा, निवारण भी कर चुके, ठीक है कोई बात नहीं। हम आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। अब समतल पृष्ठ कैसे? जैसे ये डंडा है, ये थोड़ा चौड़ा सा कर लिया जाए, ये चौड़ा कर लिया जाए और रुको, ये ऐसे तोड़कर ऐसे अगर रख दिया जाए और ये थोड़ा ऐसा लंबा लंबा सा हो, तो ये बन जाएगा अपना प्रिज्म। क्या बन जाएगा? अपना प्रिज्म। और परावर्तक बोले तो ये पटरी की तरह
अपवर्तक होना चाहिए, परावर्तक नहीं सॉरी, अपवर्तक होना चाहिए, मतलब प्रकाश आर पार निकलना चाहिए। तो क्या होता है, अगर प्रकाश ऐसे जा रहा है तो वह कुछ इस प्रकार से मुड़ेगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। बस इतना होता है इसमें। अब इसकी कुछ घटनाएं भी हैं जो कि बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में, तो हम पढ़ते हैं। ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए ये बात सत्य है, ऐसा होना। लेकिन अगर हम यही श्वेत प्रकाश लें, कैसा सर, श्वेत, तो प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी, ऐसे टकराएगी और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 1 7। अब ये वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार से आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और हम इन्हें एक पर्दे पर इकट्ठा कर सकते हैं। और जब हम पर्दे पे इकट्ठा करेंगे तो हमें एक पैटर्न मिलेगा। पैटर्न होता है रंगों का फिक्स, जिन्हें हम याद कर सकते हैं बे, ब, गे, यो, र से। यानी कि सबसे पहली किरण जो नीचे की ओर होगी वह होगी वायलेट कलर की, यानी कि बैगनी, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड। तो ये कुछ इस प्रकार से, ये वाइट WHITE कलर COLORLIGHT लाइट। ये कैसी है, मल्टी लिख सकते हैं, हाँ लिख लो, बहुत से हैं, तो मल्टी कलर COLOURLIGHT मल्टी कलर लाइट। तो प्रिज्म कुछ ऐसा ही होता है। प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्मा खत्म हुआ भैया प्रिज्मा। अब हम लोग पढ़ेंगे रेनबो। ये भैया भैया ओ भैया भैया, ये कुछ ऐसे रंगीन चाप होते हैं, रंगीन चाप होते हैं। वर्षा के दिनों में ये देखने को मिलते हैं। कौन से दिनों में, वर्षा यानी कि बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं। सुबह के समय ये पश्चिम की ओर तथा शाम के समय ये पूर्व की ओर देखने में मिलते हैं। होता क्या है, अगर एक अपनी बूंद है पानी की, तो प्रकाश इसके अंदर जाता है और कुछ इस प्रकार से टकराकर बाहर निकल आता है। जैसा कि इसमें 7 रंगों में टूटा, तो ये धीमे धीमे यहाँ से टूटने लगता है और यहाँ पर पूरे 7 रंगों में टूटकर बाहर आता है। यहाँ पर जो रंग प्राप्त होते हैं उनसे बनते हैं ये रंगीन चाप, जिसे हम लोग बोलते हैं रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। अब हम बोर्ड को साफ करेंगे, अगला टॉपिक फिर पढ़ते हैं। बहुत किचपिच हो गई। अच्छा 1 मिनट, आपको 1-2 क्वेश्चन लगवा दें इसके प्रिज्म के, मज़ा आएगा उनमें। रेनबो तो इतना ऐसा ही टॉपिक था। वर्षा के दिनों में हमें कभी कभार आसमान में 7 रंगों के चाप देखने को मिलते हैं। ये चाप पानी की बूंद के अंदर हुए आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बोल रहा, आंतरिक परावर्तन, केवल पानी की बूंद के अंतर आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप हमें 7 रंगीन चाप देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, तथा हम इन चापों को इंद्रधनुष कहते हैं, यानी कि रेनबो। तो हम लोग अब लगाएंगे थोड़ी से क्वेश्चन इसके प्रिज्म के। तो ये 2 शब्द लिखे हैं, अपवर्तक कोण और विचलन कोण। अपवर्तक कोण वह कोण होता है जो ये जो पृष्ठ जुड़े होते हैं उनके बीच में जो कोण बनता है, जैसे कि ये जुड़े हैं, अब इनके, रुक जा भाई रुक जा, इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है इसे बोलते हैं विचलन, अपवर्तक कोण।
विचलन कोण क्या होता है? ये जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी और ये ऐसे जा रही थी, ये बीच में ये वाला जो कोण बना है, ये जो कोण बना है, ये होता है विचलन कोण। इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम और इसे ए बोलते हैं। इसका जो पदार्थ होता है, किसका, क्या है ये? सोचो, सर हमें याद नहीं आ रहा। अरे भाई कैसे काम चलेगा तेरा? इसे प्रिज्मा कहते हैं। प्रिज्मा बोले तो प्रिज्म। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि n, इसका फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा m प्लस a बटे में 2। सर क्या 2 नहीं मतलब 2, साइन a/2। ये होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, अगर एक क्वेश्चन दूं तो लगा कर देखना, पॉज कर लेना वीडियो। एक प्रिज्म है जिसका ये वाला कोण 60 डिग्री और ये जो प्रकाश है ये मुड़ रहा है 30 डिग्री से। 30 इतना दे दिया जाए, क्वेश्चन बोला जाए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो लगाने की। आई होप ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो देखो। तो साइन डेल्टा एम की वैल्यू 30 प्लस 60 बटे में 2 बटे में साइन 60 बटे में 2, तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 बटे साइन 30 की वैल्यू 0, 30, 45, 1/√2। साइन 45 1/√2 और साइन 30 0, 30, 0 1 मिनट 0, 30 यानी कि 1/2, तो 2/1√2। तो इसकी वैल्यू आ गई √2। खत्म, बस फिनिश। छोटा सा क्वेश्चन। तो हमने पढ़ लिया प्रिज्म के पदार्थ के बारे में, प्रिज्म का अपवर्तनांक। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, बस एक फॉर्मूला लिखने होते हैं और 2 नंबर पक्के। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब सूर्य का प्रकाश अपने वायुमंडल में आता है, सूर्य का प्रकाश अपने वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। जैसे कि अगर ये है, ये अवशोषित करेगी और थोड़े देर बाद इसी प्रकाश को ये रिलीज करती है। यह अशुद्धि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके छोड़ देती है। प्रकाश के कणों के द्वारा यानी कि वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा अवशोषित करके उत्सर्जित करने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन इसमें एक खास घटना होती है जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला, जल का रंग नीला, सूर्य का रंग लाल, सूर्य का रंग लाल कब? सूर्योदय और सूर्य अस्त के टाइम ऐसा दिखाई पड़ता है। क्यों? तो वो होता है कलर। ये जब अवशोषित और उत्सर्जित करती है तो यह कुछ विशेष प्रकार के रंगों को तो अवशोषित हमेशा के लिए कर लेती है, जबकि कुछ विशेष प्रकार के रंग उत्सर्जित करती है। और वह विशेष प्रकार के रंग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर तो हुआ भाई खत्म। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।